नमस्कार दोस्तों, आइए आज फिर कुछ व्यूअर्स की क्वेरीज हैं, पहले उनको देखते हैं। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है उन कैंडिडेट्स के लिए जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2015 के एस्पायरेंट्स हैं, उसके लिए अप्लाई कर दिया है या कर रहे हैं और तैयारी करना चाहते हैं। जिनको कोचिंग की फैसिलिटी आसपास अवेलेबल है और उससे संतुष्ट हैं, वो तो ठीक है, करते रहिए। जिनके आसपास कोचिंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है या संतोषजनक नहीं है, वो उनके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। एक बात ये भी मैं आपको साथ में बता दूं कि YouTube का कल एक मैसेज आया है मेरे पास, औरों के पास भी आया होगा, कि YouTube की वीडियो अब ऑफलाइन भी देखी जा सकती है। ऐसा कुछ उन्होंने बताया है मुझे। इसका मतलब ये हुआ कि आपका खर्चा भी अभी कम होगा, आपकी स्पीड कम है तब भी आप देख पाएंगे, ये भी उन्होंने दावा किया है। इसलिए मुझे लगा कि क्यों ना, अगस्त में एग्जाम है, अभी तो जून भी शुरू नहीं हुआ, तो 2 महीने से ज्यादा का समय हमारे पास है, क्यों ना कुछ स्टूडेंट्स की मदद कर दी जाए। उसके बारे में अंत में डिस्कस करेंगे। पहले इनकी क्वेरीज देख लीजिए। सबसे पहले ये हमारे व्यूअर हैं मोहम्मद अकी। उन्होंने ये सेंटेंस लिखा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पे जो वीडियो है उसको देखने के बाद, और ये सेंटेंस लिख के वो ये पूछना चाहते हैं कि ये वर्ड जब यहां पर है और इसकी हिंदी हम करें तो थे लगाएं या है लगाएं। वाक्य है, आई वेंट टू ए शॉप। उन्होंने सिप लिखा है, वो गलती से स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई होगी लिखते हुए। आई वेंट टू ए शॉप, मैं एक दुकान पर गया बटर खरीदने के लिए। एंड ऑल ऑफ ए सडन, वैसे यहां कॉमा होना चाहिए मेरे हिसाब से, थोड़ा क्लियर हो जाता है उससे ना, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आई वेंट टू ए शॉप टू बाई बटर, और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है ऑल ऑफ ए सडन आई सॉ दैट 2 पीपल वर वॉकिंग टुवर्ड्स मी। ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है। जब 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड से जुड़े हुए हों, या दूसरे भी कंजक्शन होते हैं बहुत सारे जिनको फैन बॉयज बोलते हैं शॉर्ट में, तो एंड उन्हीं में से एक है। जब जुड़े हो तो उससे पहले यहां पर एक कॉमा लगता है। तो एनीवे, जब नहीं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं एक दुकान पर बटर खरीदने गया और अचानक मैंने देखा कि 2 आदमी मेरी तरफ आ रहे थे। वर यहां पर लिखा है तो थे हो जाएगा, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। है का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप पहले की घटना को बता रहे हैं। उसी टाइम अगर आप कहते और ये मैं देख रहा हूं कि 2 आदमी मेरी तरफ आ रहे हैं, उस टाइम तो आप हैं कहेंगे, बट यहां पर आर होगा, अंग्रेजी में भी उस टाइम आर होगा फिर। लेकिन इस दृष्टांत को आप बाद में बता रहे हैं, इसलिए वर हुआ, और इसीलिए हिंदी में भी थे हो जाएगा। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है हकीम साहब। अगला, ये हमारे रविंद्र माद्रा हैं, एक व्यूअर। उन्होंने लिखा है, साहब इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी ये बता दीजिए। डिड ही रिमेंबर द डेट एंड टाइम। देखिए, जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे हमने वीडियो बनाई थी तो उसमें बताया था कि कभी कभी जो कंपाउंड सब्जेक्ट होता है, यानी एक से ज्यादा नाउन होते हैं उसमें, लेकिन वो आशय एक ही चीज का देते हैं। जैसे हमने उदाहरण दिया था कि दाल भात उसका पसंदीदा खाना है,
यहां पर जब वो दाल भात कहते हैं तो वो दाल को और भात को एक ही चीज मान के चल रहे हैं, एक ही आइडिया है, एक ही कंसेप्ट है, तो उसको सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। इसी तरह से अंग्रेज भी ब्रेड एंड बटर इसको एक ही आइडिया मानते हैं ब्रेकफास्ट के लिए और इसको सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। इसी तरह से आपने वो और भी कुछ सुने होंगे, जैसे टाइम एंड टाइड, दो चीजें हैं बट एक का आइडिया देती है। तो ये टाइम और डेट और टाइम, ये दोनों चीजें अगर एक चीज का आइडिया दे रहे हैं, यानी आप टाइम भी जानना चाहते हैं, डेट भी जानना चाहते हैं, आप पूछना चाहते हैं क्या उनको डेट एंड टाइम याद है, यानी किस दिन और किस समय, जब आप दोनों पे इकट्ठा जोर दे रहे हैं तो इसको सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा और इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा वाज द डेट एंड टाइम remembered by him। और अगर आप इनको दो चीजें मान लें तब आप वाज के बजाय वर लगा दीजिए। वर द डेट एंड टाइम remembered by। देखिए एक चीज से और आइडिया लग रहा है, ये जो दा लगा है ये डेट से पहले लगा है, टाइम से पहले नहीं लगा है। इसका मतलब ये एक ही आइडिया को दर्शा रहा है, एक ही आइडिया की तरफ इंडिकेट कर रहा है। अगर एक को ही इंडिकेट कर रहा है यानी सिंगुलर अगर ये है तो ये हमारी पैसिव वॉइस बनेगी। अगर वहां पर टाइम से पहले द नहीं है, ये दोनों दिए हुए हैं, तो आपने इसको चूज करना है। टू बी वेरी क्लियर, या तो दोनों नहीं होंगे, फिर तो सिंपल है ही। अगर दोनों आ जाए और यहां पर टाइम से पहले द नहीं है, डेट से पहले द है, तो आप इसको टिक कीजिए ठीक के लिए। और अगर टाइम से पहले भी द है, फिर आप इसको टिक कीजिए। ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। ये हमारे एक व्यूअर हैं विजय वर्मा, बड़े इंटेलिजेंट क्वेश्चन करते हैं। आई अप्रिशिएट हिज नॉलेज ऑफ इंग्लिश। और उनके जो सवाल है वो ये है कि इस सेंटेंस में मोहन एज वेल एज his parents like ice cream। वो ये कह रहे हैं कि साहब ये जो as well as his parents है, ये इन दो कौमों के अंदर होना चाहिए तब ठीक होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली ये जो दो कोमे लगे होते हैं ये एक ब्रैकेट का काम करते हैं, और अगर आप इसको ब्रैकेट मान लें तो ब्रैकेट से पहले मोहन है जो सब्जेक्ट है और उसके बाद वर्ब आती है जो लाइक्स है, तो ये क्लियर हो जाएगा कि मोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण
वर्ब के एंड में एस लगेगा, कोई डाउट ही नहीं रहेगा। लेकिन आजकल ट्रेंड है कि इसको मत लगाइए। अगर नहीं लगे हैं तो भी आपका सेंटेंस गलत नहीं हो जाएगा, बहुत ये वेरी कॉमनली एक्सेप्टेबल है। पर अगर आप लगा देंगे तो वो ज्यादा ग्रामर के अनुकूल है, खास तौर पे जब ये दो सब्जेक्ट्स को जोड़ रहा है। कभी कभी ये ऑब्जेक्ट्स को भी जोड़ता है। जैसे अगर इसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कहा जाए तो बनेगा आइसक्रीम इज लाइक्ड, मद्रासियों की तरह लाइक्ड, आइसक्रीम इज लाइक्ड बाय मोहन एज वेल एज हिज पेरेंट्स। यहां पर मोहन के बाद और पेरेंट्स के बाद कोमा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर ये एज ऑब्जेक्ट यूज हो रही है। अगर इनको एज सब्जेक्ट यूज किया जा रहा है तो कोमा लगा देना चाहिए ताकि कोई अनसर्टेनिटी ना रहे। लेकिन अगर कॉमन नहीं लगा है तो आप उसको ये मत मानिए कि वो सेंटेंस आपका बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। मेरे ख्याल से क्लियर होगा। अगर इन्हीं का विजय वर्मा साहब का ही एक और कोई है एक जगह, वो कहते हैं साहब इस केस में केसेस ऑफ फ्लू rise at certain seasons। हाँ, इसमें at क्यों आया है? सीजन से पहले, सर्टेन सीजन से पहले at क्यों आया है? इन आना चाहिए। आमतौर पे इन ही आता है। और जहां तक मैंने पढ़ाई की है या मैं ऑब्जर्व कर पाया हूं, एट भी बहुत बार देखा है। एट आमतौर पे उन केसेस में देखा गया है जब आप किसी सीजन की बिगिनिंग की बात करें। ये हमने एक करेक्ट यूसेज पे जो वीडियो बनाई थी, एट द बिगिनिंग और इन द बिगिनिंग, उसमें क्लियर किया था कि एट द बिगिनिंग का मतलब होता है बिल्कुल शुरू में, और इन द बिगिनिंग का मतलब होता है शुरुआती दौर में, यानी आधे से पहले। तो यहां भी जब आप इन सर्टेन सीजन की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है उस सीजन के दौरान, जैसे गर्मियों में। और अगर आपका आशय हो कि उस विशेष सीजन के शुरू होते हुए, तब आप एट यूज करेंगे, ऐसी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जितना कि मैंने पढ़ते हुए ऑब्जर्व किया है। आप कहीं और भी देख सकते हैं, और विजय जी तो काफी पढ़ भी सकते हैं, अच्छा लिखते हैं, तो उनको और कुछ अच्छा लगे और कुछ पता चले तो शेयर करें, ऐसा उनसे रिक्वेस्ट है। एक हमारे यूअर्स ब्यास करके यूजर आईडी उन्होंने बनाया हुआ है, उन्होंने लिखा है साहब विल यू गो टू दिल्ली, इसमें टू क्यों है? देखिए साहब, बेसिक बात तो यह है कि टू इसलिए आया है क्योंकि अंग्रेज यूज करते हैं टू। जब वो गो का मतलब होता है एक जगह से चलना दूसरी जगह के लिए, तो आपको यह बताना जरूरी हो जाता है कि वो आदमी कहां के लिए गया है। अगर आप कहें कोई आदमी कहां गया, कैसे गया, कब गया, ये सारी चीजें बतानी हो। कैसे गया तो आप जैसे बाई लगा सकते हैं, बाई ट्रेन, बाई कार, बाई बस, वो तो कैसे को डिफाइन कर देगा। कब गया है आप संडे मंडे ट्यूसडे से पहले ऑन लगा देंगे,
टाइम बताना है तो एट लगा देंगे। इसी तरह से अगर कोई प्लेस बताना है, कोई कंट्री बताना है, तो आप टू बताएंगे। ही वेंट टू दिल्ली, ही वेंट टू इंग्लैंड, ही वेंट टू सिनेमा, ही वेंट टू स्कूल। हाँ, होम से पहले टू नहीं लगता है। याद रखने की बात ये है कि आई गो होम, आई वेंट होम, आई एम गोइंग होम। होम से पहले टू नहीं लगता है। बाकी आप किसी स्थान पर, किसी देश में, किसी संस्था में पहुंचते हैं तो उससे पहले टू लगाते हैं। एक और परिस्थिति में टू नहीं लगता है, वो होता है जब आप मौज मस्ती के लिए कहीं जा रहे हैं। जैसे मान लिया आप मछली पकड़ने के लिए जा रहे हैं। देखिए, आई एम गोइंग टू दिल्ली, ये तो हमने बताया दिल्ली जा रहे थे तो टू लगा दिया। लेकिन मैं अगर मछली पकड़ने जा रहा हूं, ये कहना हो मस्ती की चीज है, या स्विमिंग करने जा रहा हूं, तो कहेंगे आई एम गोइंग फिशिंग। ध्यान रखने की बात यह है कि फिशिंग से पहले टू नहीं लगाना है और फिशिंग से पहले फॉर भी नहीं लगाना है। आई एम गोइंग टू फिशिंग गलत हो जाएगा, आई एम गोइंग फॉर फिशिंग भी गलत हो जाएगा। आई एम गोइंग फिशिंग, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। इंपॉर्टेंट बात ये थी। आगे हाँ, और तो कुछ ऐसी क्वेरी अभी नहीं है कि जिसको हम डिस्कस करें। कुछ वैसे लोगों के कमेंट्स हैं, बहुत सारे लोगों ने एप्रिसिएशन में लिखा है कि साहब आप अच्छा पढ़ाते हैं और आप जैसा टीचर में कभी नहीं मिला, वगैरह वगैरह। मैं पूरी विनम्रता के साथ उनकी बात को पढ़ता हूं, मुझे उत्साह मिलता है कि कुछ और मदद करूं। ये भी साथ में विश्वास होता है कि मेरे जो प्रयास हैं व्यर्थ नहीं जा रहे। मनोज बिसारिया जी हैं, उन्होंने लिखा है कि साहब आपने लेसन भी अच्छा था और आपने बहुत अच्छी तरह समझाया। बाद में जब उनका प्रोफाइल मैंने देखा तो वो तो काफी अच्छे पत्रकार हैं, डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, किसी टीवी में लगे हाथ आपको बता दूं कि मैं टीवी कभी नहीं देखता हूं, कई सालों से टीवी नहीं देखा है, इस करके मुझे आइडिया भी नहीं था कि वो किस तरह के पत्रकार हैं। पर YouTube पे ही जब उनकी कुछ वीडियो देखी, उनकी बनी हुई कुछ डॉक्यूमेंट्री देखी, तो उनकी भाषा शैली बहुत ही अच्छी है, मैं भी अप्रिशिएट करता हूं। थैंक यू। आगे एक व्यूअर ने लिखा है कि साहब SSC CGL 2014 के पेपर को डिस्कस कीजिए। जरूर करें। एक हमारे व्यूअर ने लिखा है कि साहब मैथ भी डिस्कस कीजिए, मैथ की भी वीडियो बनाइए। और एक हमारे व्यूअर ने लिखा है कि साहब आप तेजी से बोलिए, फास्ट बोलिए, स्लो बोलते हैं बहुत। भैया साहब, मुझे ये लगता है कि ज्यादा फास्ट बोलने से न्याय नहीं हो पाएगा उन विद्यार्थियों के साथ, उन शिक्षार्थियों के साथ जो थोड़ा सा पीछे हैं। पर मैं ये भी बात मानता हूं कि जिनको पहले से ही बहुत कुछ आता है उनके लिए थोड़ा सा धीमा है, स्पीड धीमी है। एनीवे, आपकी बात को ध्यान में रखो।
एक साहब ने लिखा कि साहब बाकी वीडियो में तो आपके चेहरे पे स्माइल है, लेकिन ये जो फ्रैक्शन वाली वीडियो इसमें तो आप नर्वस नजर आ रहे हैं, ऐसा क्यों? साहब ऐसा था, बाकी जो वीडियो थी वो मैं ये मान के चल रहा था कि स्टूडेंट को कुछ मिनिमम लेवल आता है, बिल्कुल शुरू से नहीं बता रहा हूं, लेकिन फ्रैक्शन जब मैंने डिस्कस किया तो मुझे लगा कि मैं किसी 3rd या 4th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को करा रहा हूं। और जब बहुत छोटी उम्र के स्टूडेंट को कुछ कराया जाता है तो आपको बहुत कुछ ध्यान में रखना होता है, और वो सब ध्यान में रखने का अभ्यस्त मैं नहीं हूं। इस करके शायद मैं एक्स्ट्रा कॉशियस होके चल रहा था। नर्वस तो शायद कुछ ज्यादा हो जाएगा बोलना उसके लिए, हाँ एक्स्ट्रा कॉशियस जरूर। अब ये मैथ के लिए जो बात है साहब, मेरे पास सीमित समय है, मैं पूरी तरह से इसमें नहीं हूं कि मेरा सारा समय इसी पे जाता है। मेरा जो पास टाइम है उसी को मैं इस पे लगाता हूं, और इंग्लिश को जैसे कवर कर रहे हैं, और इंग्लिश जब हो जाएगी तो मैथ को भी करेंगे, लेकिन बीच बीच में थोड़ा बहुत मैथ करते भी रहते हैं। हाँ, कुछ दिनों के बाद, बहुत थोड़े समय की बात है कि मैं इस पे फुल टाइम आने की सोचता हूँ। पास टाइम ना करके इसको फुल टाइम करेंगे, और फिर मैथ भी लेंगे, इंग्लिश भी लेंगे, जीके भी लेंगे। पूरा एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो कुछ भी पूछा जाता है, रीजनिंग भी लेंगे, पूरा करेंगे, बट थोड़ा सा समय दीजिए। अभी मैं इस असमंजस में हूं कि कहीं एक जगह सेंटर बना के कोचिंग शुरू की जाए या ऑनलाइन का ही विस्तार किया जाए, इसमें थोड़ा सा सोचने का है। और इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो इससे हम करेंगे जो CGL 2015 का इशू है। इसमें 2-2.5 महीने, जैसा कि इसके शुरू में, वीडियो बनाने के शुरू में हमने कहा था कि इस पे कुछ विशेष प्रयास हम करना चाहते हैं। अंग्रेजी में जैसे ये कुछ टॉपिक आमतौर पे ऐसे होते हैं कि जहां स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं, या तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे गलतियां होती हैं। हमारा इरादा यह है कि इन पे एक पे अलग अलग वीडियो हो और उनको डिस्कस किया जाए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो, क्वेश्चन टैग हो, प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में जब प्रयोग हमें ठीक से ना पता हो वहां कुछ गलतियां होती हैं, फॉर और सिंस के यूज में होती हैं, आर्टिकल्स में होती हैं, प्रेपोजिशंस में होती हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट स्पीच को, पार्टिकुलर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को, उसमें सेंटेंस में वर्ब और सब्जेक्ट का इन्वर्सन होता है, तो उसके कारण गलतियां होती हैं। और कंडीशनल्स में भी, कंडीशनल सेंटेंसेस में भी गलतियां होती हैं। और कुछ कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड होते हैं, जैसे सफिशिएंट और एनफ में क्या फर्क है, कहां सफिशिएंट यूज करेंगे, कहां आप एनफ यूज करेंगे, कहां आप वॉकेबल कहेंगे, कहां वॉकिंग कहेंगे, कहां रिस्पेक्टेबल कहेंगे, कहां रिस्पेक्टेड कहेंगे। तो इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं जो कंफ्यूज करते हैं लोगों, स्टूडेंट्स को आमतौर पे, उनको भी डिस्कस करेंगे और कंजक्शंस को भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कोशिश रहेगी कि वोकैबुलरी को भी डिस्कस करें, कुछ क्लोज टेस्ट वगैरह भी करें, लेकिन उसके लिए यह है कि जाहिर सी बात है प्रयास भी ज्यादा करना पड़ेगा। प्रयास ज्यादा करने में खर्च भी ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए मैं ये सोचता हूं कि थोड़ा सा इस पे प्राइस रख दिया जाए, एक चैनल बना दिया जाए, अलग से एक चैनल हो CGL 2015 के नाम से, मेरे ही चैनल में एक पार्ट हो CGL 2015, उसमें रेगुलर बेसिस पे वीडियो बने, उन वीडियो को आप देखें। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, आपको लगे कि हाँ ठीक है, मुझे अपना ईमेल भेज दें, इंटरेस्ट भेज दें अपना, englishwithramdeswal@gmail.com। इस पे जब आपका इंटरेस्ट आ जाएगा तो मैं आपको रेगुलर बेसिस पे ही जो वीडियो की गई थी उससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज मटेरियल भेजूंगा, आप उसको अटेम्प्ट करके भेज दीजिएगा। फिर हम उसमें जो गलतियां होंगी सभी व्यूअर्स की,
वीडियो में अगली वीडियो शुरू करने से पहले उसको डिस्कस करेंगे, फिर अगली वीडियो करेंगे। ऐसे पैटर्न चलेगा, यानी आपकी एक्सरसाइज भी होती रहेगी और साथ में लेक्चर भी चलता रहेगा। लेकिन इसके लिए फीस रखी जाएगी ताकि आप भी सीरियस हो जाएं और मैं भी ज्यादा सीरियस हो जाऊं। फीस का पैटर्न आपने ही डिसाइड करना है। 3 स्लैब है, या तो 200 रुपए, या 201 से लेके 499 रुपए, या 500। इस पूरे 2015 की, जिसमें वीडियो भी होगी। वीडियो के बाद आपको एक्सरसाइज मटेरियल भेजा जाएगा। मटेरियल को आप वापस करेंगे ऑनलाइन ही आपको भेजा जाएगा और उसको हम डिस्कस करेंगे। जो जो गलतियां होंगी उनको डिस्कस किया जाएगा, फिर अगली वीडियो होगी और ऐसा रेगुलर बेसिस पे होगा। और ये जो वीडियो होंगी इनकी एक्सेस भी उन्हीं लोगों को होगी जो इसके बेस पर जो आपके फीडबैक आएगा कि फीस कितनी होनी चाहिए, उसके बेस पर जिनको एक्सेस दी जाएगी फीस लेकर, उन्हीं के लिए ये वीडियो 2015 सीरियल वाली उन्हीं के लिए एक्सेसिबल होंगी। अब ये होगा या ये होगा, ये आप डिसाइड करेंगे। जितने भी रेस्पॉन्स आएंगे उनमें से मॉडल लिया जाएगा, यानी ज्यादातर लोग कितनी फीस देना चाहते हैं वही सबके लिए एप्लीकेबल होगी। बताइएगा कैसा रहा ये सुझाव, और बाकी भी आप अपने कमेंट